मुंशी प्रेमचंद, नाम सुना है इसका? बहुत बड़ा लेखक है ये, कहा जाता है कलम का जादूगर मुंशी प्रेमचंद, है ना। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य ही नहीं, उर्दू साहित्य का भी, उर्दू लिटरेचर का भी ये बहुत बड़े लेखक हैं। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। किसको? मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में, याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के एक लम्ही, बनारस के एक जगह है जिसका नाम है लम्ही, लम्ही गांव में कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। कौन सा फैमिली में? कायस्थ समझते हो? हाँ, नहीं समझते हो। कायस्थ का मतलब होता है हिंदू जात में, हिंदू में बहुत सा वर्ग होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, कायस्थ, वैश्य, ये सब बहुत सा वर्ग होता है। उसी में से एक कायस्थ परिवार में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। मृत्यु हुआ था 1936 में, 1936 में, ठीक है, और जन्म 1880 में। मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय, याद रखिएगा। और इनके पिता का नाम था मुंशी अजायब राय, पिता का नाम मुंशी अजायब राय, और माँ का नाम आनंदी देवी, माँ का नाम आनंदी देवी। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखा है, ठीक है, और इनकी जो कहानियों में, इनकी कहानी जब पढ़िएगा तो पाठक बिल्कुल आकर्षित हो जाता है कहानी में। मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानी है, और जैसे मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी भी कहानी लिखा जिसको अंग्रेज हुकूमत में इनकी कहानियों को, इनकी किताबों को बैन कर दिया गया। जैसे सोजे वतन, एक किताब लिखा था मुंशी प्रेमचंद जिसका नाम था सोजे वतन। किताब का नाम क्या था? सोजे वतन। अंग्रेज सरकार ने इस किताब को क्या कर दिया था? बैन कर दिया, मतलब बंद कर दिया, छपवाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अंग्रेज सरकार की बू आती थी उस किताबों से, ठीक है, मतलब उसके खिलाफ लिखा गया था अंग्रेज सरकार का, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उस किताब को बंद कर दिया। इन्हें नोबेल प्राइज मिला मुंशी प्रेमचंद को। कौन से पुस्तक पर? गोदान। कौन से पुस्तक पर? गोदान पर मुंशी प्रेमचंद को नोबेल प्राइज मिला। और मुंशी प्रेमचंद का बहुत से उपन्यास है, जैसे निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब प्रसिद्ध उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। आज जो हम ये कहानी पढ़ेंगे, पुत्र प्रेम, एक कहानी में लेखक बताना चाहता है एक स्वार्थी पिता की कहानी है, ठीक है। एक पिता के 2 संतान होते हैं। इस कहानी को मैं संक्षिप्त में पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग एक एक करके इसको पढ़िएगा, उसके बाद अच्छा से समझ में आएगा। पहले मैं इसका सारांश बताता हूँ, ठीक है। इस कहानी में लेखक बता रहा है कि इस कहानी में एक स्वार्थी पिता, एक ऐसे पिता जिसको, जो सिर्फ अपने फायदे के पर ही पैसा खर्च करता है, एक ऐसा पिता के बारे में कहानी बताया है। इसमें इसे कहानी में जो पिता है, पिता का जो भूमिका निभाया, उसके 2 पुत्र। इस कहानी का जो पिता का नाम था बाबू चैतन दास। बाबू चैतन दास के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था प्रभुदास और छोटे का नाम था शिवदास। प्रभुदास और शिवदास, पिता चैतन दास ऐसे व्यक्ति थे जो अब किस प्रकार पैसा लगाते थे, लेकिन कैसा? मतलब कि जिसमें कुछ फायदा हो, कुछ फायदा हो, बिना फायदा में वो पैसा खर्च नहीं करते थे। ऐसे व्यक्ति चैतन दास थे। वो अपने बड़े बेटे को पढ़ाना चाहते थे। बीए की परीक्षा पास किया है इनके बड़े बेटा, और बड़ा बेटा जब परीक्षा पास करके जब बाहर गया पढ़ने के लिए तो उसे एक बीमारी हो गई। कौन सा बीमारी? तपेदिक की बीमारी हुआ, ठीक है। उस बीमारी से उससे को इतना पैसा रहते हुए भी वो बाप उसके ऊपर खर्च नहीं किया। डॉक्टर बोला कि इसको एक ऐसा जगह ले जाइए, इटली ले जाइए, वहाँ मतलब कि पहाड़ी इलाके में ले जाइए, जिससे इसकी बीमारी
का हो सकता है, बच्चा ठीक हो सकता है, लेकिन वो सोचता है कि बच्चा अगर ठीक होकर भी क्या करेगा, अगर ले गए पैसा खर्च किए नहीं ठीक हुआ फिर बाद में तो अफसोस होगा ना। ये सोचकर उसका बाप उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च करता है। अंत में क्या होता है, उसका बड़ा बेटा क्या हो जाता है, प्रभुदास क्या हो जाता है, मर जाता है। अंत में मरने के बाद उसको अफसोस होता है। आदमी ऐसा होता है कि मरने के बाद अफसोस होता है कि काश अगर हम इसके ऊपर खर्च करते थे, काश अगर हम इसे अच्छी जगह इलाज करवा देते तो हो सकता था कि मेरा बेटा क्या हो जाता, बच जाता। मरने के बाद उसको क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा है। कब अफसोस हो रहा है, जब वो शमशान घाट में जब वो अपने बेटे को दाह संस्कार करता है, उसी समय वो देखता है कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ढोल ताशा लाकर, ढोल ताशा के साथ एक आदमी की अर्थी लेकर आते हैं कुछ लोग। तो जब उससे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आए, तुम बहुत दूर बताता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन मेरे दादाजी थे। कौन थे, मेरे दादाजी थे, और इनकी अंतिम इच्छा था कि मेरा दाह संस्कार यही हो। होता है ना आदमी को, जैसे बोल देता है कि कलकत्ता में बोलता है कि मेरे को बिहार में ही क्या करना, दफनाना। ठीक है, मेरा अंतिम इच्छा है कि मेरा कब्र जो है बिहार में हो। ठीक है, कोई तो लोग क्या करते, पैसा वैसा खर्च करके वहां ले जाते, बिहार में दफनाते। तो वो बताता है कि मेरे दादाजी की अंतिम इच्छा था कि मेरा यहीं पे मेरा दाह संस्कार हो, इसलिए हम लोगों ने पैसा खर्च करके, मैंने अपने दादाजी के ऊपर बहुत खर्च किया, मैं पूरा पैसा लुटा देना चाहता था सिर्फ दादाजी का एक आवाज सुनने के लिए। ये बात जब सुनता है तो उसका दादाजी था, बुढ़ा था, है ना, और उसका जवान बेटा था। प्रभुदास क्या था, उसका जवान लड़का था, और उसके लिए वो पैसा खर्च नहीं किया, पैसा रहते हुए उसने खर्च नहीं किया। तो ऐसे पिता को स्वार्थी पिता कहा जाता है। ठीक है, लेखक बाद में वो पिता को पछतावा होता है। ठीक है, और पछताने के बाद फिर क्या होता है, पछताने के बाद वो क्या करता है, उसके आत्मा की शांति के लिए बहुत खर्च करता है। अब वही उपाय रह गया है, बाद में पछताने से क्या होगा, उसकी आत्मा के लिए क्या किया, उसने बहुत खर्च किया। ये कहानी हम शुरू से पढ़ते हैं, सबके पास कुछ किताब है। बाबू चैतन दास इस कहानी का प्रमुख पात्र, क्या नाम रहता है, बाबू चैतन दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र खूब पढ़ा। जो अर्थशास्त्र पढ़ता है ना, इकोनॉमिक्स जो पढ़ता है, वो पैसा बचाने के बहुत मतलब कि कैसे कहाँ पर पैसा खर्चा किया जाए, किस जगह पे पैसा लगाने से प्रॉफिट होगा, किस जगह से पैसा लगाने से लॉस होगा, ये सब इकोनॉमिक्स जो पढ़ता है उसको बहुत ज्यादा मालूम होता है ना। बाबू चैतन दास अर्थशास्त्र बहुत पढ़ा, और केवल पढ़ा ही नहीं था, उनका यथायोग व्यवहार भी करते थे। सिर्फ पढ़े नहीं थे बल्कि प्रैक्टिकल मतलब यथायोग व्यवहार भी करते थे। वे वकील थे। बाबू चैतन दास क्या थे, वकील थे। 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी भी थी, मतलब पैसा की भी कोई कमी नहीं था। बाबू चैतन दास वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी थी। पहले की जमींदारी प्रथा होता था, अंग्रेजों के जमाने में जमींदारी प्रथा होती थी, बहुत जमीन होते थे लोगों के पास, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बैंक में भी कुछ रुपये थे। ये सब उसी अर्थशास्त्र का ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तो उनके मन में स्वतः प्रश्न होता। जब भी कोई भी खर्च जब वो करते तो उनके मन में प्रश्न उठता। क्या प्रश्न उठता उनके मन में, इसमें स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का, इसमें मेरा फायदा होगा कि किसी दूसरे का फायदा होगा। हमेशा जब भी कोई खर्च करते, ठीक है, ऐसा आदमी बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है समाज में, सोसाइटी में, कि वो पहले सोचता है कि इसमें मेरा फायदा होगा या किसी और का फायदा होगा। यदि दो में से किसी एक का भी कुछ भी उपकार ना होता तो बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। अगर इसमें से
ना सोचता जब इसमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना अगला का फायदा हो रहा है ना हमारा फायदा हो रहा है, छोड़ो ये खर्च क्या है, बेकार है, वो खर्च नहीं करते। ये सोच के व्यक्ति थे बाबू चैतन दास। कैसे सोच के व्यक्ति थे बाबू चैतन दास, कैसे सोच के व्यक्ति थे? खर्च कैसे करके करते थे? वो सोचते थे कि इस पैसे से मेरा फायदा होगा या किसी अन्य का फायदा होगा। अगर किसी का भी फायदा नहीं होता तो ये क्या करते? खर्च ही नहीं करते। समझ में आ रहा है कहानी? कहानी बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा है। प्रेमचंद की एक आदत है कि जब भी कहानी लिखते हैं, जो भी कहानी आप मुंशी प्रेमचंद की पढ़िए, चाहे बूढ़ी काकी पढ़िए, चाहे मंत्र पढ़िए, जो भी कहानी पढ़िए मुंशी प्रेमचंद का, बिल्कुल साधारण भाषा में मुंशी प्रेमचंद कहानी लिखते हैं। इसीलिए इन्हें कलम का जादूगर कहा गया है। क्या कहा गया है? कलम का जादूगर कहा गया। लेखक लिखता है कि बाबू चैतन दास ऐसे व्यक्ति थे कि वो जब भी खर्च करते थे तो ये सोच के करते थे कि अगला का फायदा होगा या मेरा फायदा होगा, किसी का फायदा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो खर्च करना क्या है? बेकार है। यदि दो में से किसी को नहीं तो निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। बेकार खर्च को वो विष के समान समझते थे, जहर के समान समझते थे। ऐसा खर्च आदमी को हिसाब किताब से करनी चाहिए, लेकिन इतनी ऐसी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खर्च करते, गरीबों के ऊपर खर्च करते, तो जिसमें से मेरा भी फायदा नहीं होता है ना, लेकिन आदमी खर्च कर देता है, ऐसा भी होता है ना। तो ऐसे खर्च को बीच के, कभी ऐसा होता है कि आदमी बीमार है ना, अब बीमार है, मरने तुल है, तो क्या हम उसको छोड़ देंगे? खर्च तो करेंगे ना। बाप बीमार है, हम जानते हैं कि इंतकाल कर जाएगा, दादा बीमार, हम जानते हैं इंतकाल कर जाएगा, लेकिन उसको अच्छे हॉस्पिटल में डालना, ये तो अफसोस नहीं रहता है ना कि बीमार था, हमने खर्चा नहीं किया, है ना। ये अगर ऐसा भी होता है कि जैसे कोई सरकारी हॉस्पिटल में डालता है तो कहते हैं तेरा अब्बा जो है ना, तुम बेकार सरकारी हॉस्पिटल में डाला, अगर तुम प्राइवेट में डालता ना तो हो सकता था बच जाता, है ना। समाज सोसाइटी ऐसे बोलता है कि नहीं, कि हो सकता था कि बच सकता था, बेकार में तुम चितरंजन में डाल दिया, तुम उसको अपोलो में डालता, हो सकता वहाँ प्राइवेट है, बच सकता था, ठीक है। तो अब वो आदमी अफसोस करता, हाँ यार सही में पैसा रहते हुए ना हम अपने अब्बा को चितरंजन में डाल दिया, ठीक है, अपोलो में डालते, हो सकता था, बच सकता था। तो आदमी को, और वो ऐसा चैतन दास जो था, चैतन दास ऐसा आदमी था कि वो खर्च करता था तो वो समझता था कि फायदा होगा कि नहीं होगा, और फायदा नहीं होगा किसी, तो वो खर्च करता ही नहीं था, ठीक है। ऐसा व्यक्ति था बाबू चैतन दास। व्यर्थ को विष के समान समझते, अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे, जीने का तरीका, जीवन स्तंभ, ठीक है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत पर ही, उसी सिद्धांत पर वो चलते थे बाबू चैतन दास। यहाँ तक समझ में आया बाबू चैतन दास कैसे व्यक्ति थे? समझे? ये बाबू चैतन दास का रेखा चित्र लेखक मुंशी प्रेमचंद ने खींचा है कि बाबू चैतन दास की चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। समझ में आ रहा है? समझे? यहाँ तक समझ में आया? बाबू साहेब यानी बाबू चैतन दास के दो पुत्र थे। बाबू चैतन दास के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था और छोटे का नाम शिवदास था। बड़ा बेटा का नाम प्रभुदास, बड़ा बेटा का नाम क्या था? और छोटा बेटा का नाम क्या था? शिवदास। याद रखिएगा, ये दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इसमें क्या है, कंप्रेंशन आएगा, ठीक है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। बाबू चैतन दास के कितने बेटे थे? दो बेटे थे। एक का नाम क्या था? प्रभुदास, और दूसरा का नाम क्या था? शिवदास, ठीक है। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। बाबू चैतन दास के दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी केवल एक श्रेणी का अंतर था। एक श्रेणी का मतलब क्या होता है? उनमें एक क्लास का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, दोनों चतुर थे, होनहार थे,
किंतु प्रभुदास पर पिता पर स्नेह अधिक था। प्रभुदास थे, जो प्रभुदास थे उसको बाबू चैतन दास बहुत प्रेम करते थे। बाबू चैतन दास अपने बड़े बेटा मतलब प्रभुदास को बहुत प्रेम करता था। किसको प्रेम करता था ज्यादा? प्रभुदास को। प्रभुदास उनकी सदुत्साह की मात्रा अधिक थी और पिता की उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी। हाँ, बाप को प्रभुदास से बहुत बड़ी बड़ी आशाएं थी। होता है ना, कोई बेटा होनहार होता है, ऐसे दोनों बेटा होनहार था, चतुर था, लेकिन कोई पिता से सबसे ज्यादा लगाव रखता था। ठीक है, बाप को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देता था। इसलिए प्रभुदास को बहुत स्नेह करते थे और आशाएं भी बहुत थी। आशा भी बहुत था कि ये बेटा बड़ा होकर बहुत कामयाब बनेगा, ये बेटा मेरा बहुत चालाक भी है। दूसरे बेटे से होनहार बेटा थे। ठीक है, बाप अपने बेटे के ऊपर बहुत आशा रखता है। ऐसे तो बेटी के ऊपर भी आशा होता है, लेकिन बेटे के ऊपर बाप जो होता है ना, अपने बेटे के ऊपर बहुत आशा होता है ना। तो और बच्चे भी अपने पिता के ऊपर बहुत आशाएं रखते हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बाप घर का धौस होता है, घर का जिम्मेदार होता है ना। बाप है तो माँ का सुहाग है। वो बाप की मशहूरी सुनिए, जब आप बाजार जाते हैं, आप जब बाजार गए और आपको कोई चीज पसंद आ गया और वो पैसा नहीं है आपके पिता के पास, आपको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उस समय उस बाप के चेहरे को देखिए कि वो बाप कितना मजबूर उस समय दिखाई देता है। क्योंकि बाप चाहता है कि बच्चे जो भी बोले उसे मैं क्या कर दूं, खरीद कर दे दूं। बाबू चैतन दास अपने बड़े बेटे पर बहुत आशा रखते थे कि ये बेटा मेरा बड़ा कामयाब बेटा बनेगा, लेकिन होता नहीं है। वे इस विद्यार्थी के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे, उन्हें पढ़ने के लिए। कहाँ भेजना चाहते थे? इंग्लैंड भेजना चाहते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि हमें बड़ा बेटा को क्या बनाना है? बैरिस्टर बनाना है। किनको? प्रभु चैतन दास को। यहाँ तक समझ गए? दोनों बेटा होनहार था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते थे? प्रभुदास को। क्यों करते थे सबसे ज्यादा प्रेम प्रभुदास को? क्यों करते थे? क्योंकि प्रभुदास जो था ना, अपने पिता से सबसे ज्यादा लगाव रखता था, अपने पिता से लगाव रखता था, है ना। और पिता भी समझते थे कि मेरा बेटा बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है, ये क्या है? बड़ा आज्ञाकारी बेटा है। किंतु कुछ ऐसे संजोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। ज्वर का मतलब बुखार, और डॉक्टरों की दवा होने लगी। बुखार आया, डॉक्टरों की दवा होने लगी। एक मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, पर ज्वर कमी ना हुई। 1 महीना तक चेकअप होता रहा। ऐसा बुखार आया कि वो बुखार जाने का नाम नहीं लेगा। एक ऐसा बुखार, दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा। एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर भी, उसके बाप ने बदला, पर उससे भी कुछ लाभ ना हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होते गए। क्षीण मतलब क्या होता है? क्षीण का मतलब कमजोर। क्षीण का मतलब क्या होता है? कमजोर, दुर्बल। प्रभुदास दिनों दिन क्या होते गए? दुर्बल होते गए, क्षीण होते गए। उठने बैठने की ताकत नहीं रही। इतना कमजोर हो गए ना प्रभुदास, इतना कमजोर हो गए कि उठने बैठने का भी शक्ति नहीं रहा प्रभुदास को। यहाँ तक कि परीक्षा की में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का सुख सम्मान सुनकर भी उनके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। क्योंकि हेल्थ रहेगा तब ना सब कुछ है ना। पैसा है तो कुछ नहीं, पैसा गया तो कुछ नहीं गया। आदमी बोलता है कि अगर किसी का धन चला गया, पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन स्वास्थ्य गया ना, हेल्थ गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, है ना।
तो हेल्थी नहीं था, स्वस्थ ही नहीं थे। परीक्षा में वो फर्स्ट आए, बीए की परीक्षा देने के बाद वो क्या हो गए, बीमार हुए। लेकिन एग्जाम में वो फर्स्ट आए, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा। मतलब कि ये सुख समाचार सुनकर भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आया, क्योंकि वो बीमार थे। वो सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता। वो बच्चा गहरी चिंता में डूबा रहता। वो सोचता पता नहीं हम ठीक होंगे कि नहीं, पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा। उन्हें वो लड़का इतना मेहनती लड़का था, इतना होनहार लड़का था, इतना विद्वान लड़का था, पढ़ने में भी तेज था, बाप को भी बड़ी बड़ी आशाएं थी, बैरिस्टर बनाएगा उसका बाप। और वो बीमार पड़ गया, एग्जाम देने के बाद ही बीमार पड़ गया। उसके बाद उसका चिंता होने लगा, पता नहीं ये जीवन अब बोझ, ठीक है। उसे लग रहा था कि अब आत्महत्या कर ले। एक रोज चैतन दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, उसके बाद क्या बात है, 2 महीने हो गए अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। चैतन दास ने एक दिन डॉक्टर से पूछा, क्या बात है डॉक्टर साहब, 2 महीना हो गया अभी तक कुछ असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता, मेरा अनुमान है कि ये इसे ट्यूबरक्यूलोसिस है। ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब समझ। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।